हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था एंशंट इंडिया का फर्स्ट चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट पहले देख चुके हैं। उसमें हमने औज़ारों तक की बात की थी। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करें कपड़े कि आदि मानव क्या कपड़े पहनते थे और फिर उनका स्थिर जीवन कैसे आरंभ हुआ, वो कैसे रहने लगे, फिर पशुपालन करने लगे, खेती करने लगे, फिर कैसे कैसे धातुओं की खोज हुई, वो सब कुछ हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ें कपड़े। आदि मानव को कपड़ों के बारे में कोई अधिक कठिनाई नहीं थी, मतलब वो कुछ ज़्यादा कपड़ों के बारे में नहीं जानते थे। गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के चल जाता था। बरसात या ठंड के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल अथवा बड़े पत्तों कपड़ों के रूप में काम में लाई जाती थी। बदन पर लपेटे गए एक या दो वृक्क चर्म शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त थे। मतलब क्या होता था, गर्मी में तो उन्हें कपड़ों का एहसास नहीं होता था, इसलिए गर्मी में तो बिना कपड़ों के ही रह लेते थे। और बरसात और ठंड में वो क्या करते थे, पेड़ों के पत्तों को, बड़े बड़े जो पेड़ के पत्ते होते हैं उन्हें, वृक्षों की छाल को लपेट लेते थे या फिर जानवरों की खाल को अपने ऊपर लपेट लेते थे। अगला है स्थिर जीवन का आरंभ। जैसे जैसे आदमी को अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधा का जीवन बिताने की उसकी लालसा बढ़ती गई। कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। इनमें आदमी की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी पौधे उगाना और अन्न पैदा करना। उसने पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने से, पानी देने से पौधे उगते हैं। यह कृषि की शुरुआत थी। अब कृषि की शुरुआत हमारे को कहाँ से पता चल गई, यहाँ से, कि ज़मीन में पौधा, बीज डालेंगे और पानी डालेंगे तो पौधा उग जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि मानव को अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। उसका खाना बदोशी का जीवन समाप्त हो गया था और उसने एक स्थान पर टिके रहने वाले किसान का जीवन शुरू कर दिया। मतलब पहले क्या था, आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, एक जगह की सारी चीज़ें खत्म कर कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और अब क्या हुआ, एक स्थान पर रहने का जीवन शुरू किया। मानव की जीवन पद्धति में ये परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न कालों में हुए। हमारे देश के अधिकांश स्थानों में ये परिवर्तन आज से करीब 4 से 5 हज़ार साल पहले हुए। देखो, अब कपड़े पहनने, अभी कपड़ों को उनको नॉलेज नहीं है, कपड़े क्या करते हैं, वो खाल पहन लेते हैं। फिर स्थिर जीवन का आरंभ हुआ, मतलब रहने लगे, कृषि करने लगे। अब पशुपालन, अब उन्हें, अगर हम कृषि करेंगे तो हमें पशुओं की भी ज़रूरत पड़ेगी, खेत को हाँकने में, जोतने में पशु की ज़रूरत पड़ती है। तो मनुष्य ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। उसे पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी वह उन्हें अपने काम के लिए भी उपयोग में ला सकता है और उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। मतलब उसे हम पालतू भी बना सकते हैं, उनसे काम भी कराया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जंगली बकरियों को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस खाया जाता था, परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थीं, उनसे और बकरियां पैदा की जा सकती थीं और उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए बड़ा फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ। पालतू बनाए गए दूसरे पशु थे भेड़ और ढोर। ढोरों का बड़ा लाभ था क्योंकि उनसे न केवल भोजन मिलता था बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने में भी उन्हें काम में लाया जाता था। अगला है धातुओं की खोज। जब मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गया और अन्न पैदा करने लग गया तो उसे सर्वप्रथम पेड़ों और झाड़ियों को काटकर या जलाकर ज़मीन साफ करनी पड़ी। अभी जैसे हमने पहले बात की थी फर्स्ट पार्ट में कि पहले बहुत जंगल हुआ करते थे। अब उन्हें अन्न पैदा करने के लिए खेत की ज़रूरत है, रहने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, तो उन्हें क्या करना पड़ा, पेड़ों और झाड़ियों को काटकर जलाकर ज़मीन साफ करनी पड़ी। इस काम में पहले के दो आविष्कार बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पेड़ और झाड़ियाँ काटने के काम आईं और बाद में ढूंढ जला देने पर
जमीन साफ होकर खेती के लिए तैयार हुई। पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काटना बड़े परिश्रम का काम था, पर सौभाग्य से एक अन्य खोज ने पेड़ों को काटना आसान बना दिया। यह थी धातुओं की खोज। आरंभ में तांबे की खोज हुई, बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई, जैसे रांगा, जस्ता या सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। यह सब कैसे हुआ? कच्ची धातु के पिंड को पिघलाकर किस प्रकार धातु तैयार की गई, यह हमें मालूम नहीं है। धातु की छुर्रियाँ जो बारीक बारीक छुर्रियाँ बनाते हैं वो, धातु की छुर्रियाँ और कुल्हाड़ियाँ पत्थर के औजारों से अधिक पेनी और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, उसे पाषाण युग अथवा पूरा पाषाण युग तथा नवपाषाण युग कहते हैं। जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, उसे ताम्र या कांस्य युग कहा जाने लगा। ताम्र पाषाण मतलब इसमें तांबे का भी यूज होने लगा और पत्थरों का भी होता है, इसको ताम्र पाषाण कहते हैं। भारत में कई स्थानों से उस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली हैं। ऐसे कुछ स्थान हैं जैसे ब्रह्मगिरी मैसूर के पास है और नवदा टोली नर्मदा के तट पर है। अगला आविष्कार हुआ है पहिए का। एक अत्यंत महत्व की खोज थी चाक या पहिया। पर कोई नहीं जानता कि पहिए की खोज किसने की, कहाँ की, कब की। लेकिन इस खोज से आदमी के जीवन में बड़ी तेज़ी से प्रगति हुई। पहिए या चक्र की आवश्यकता आज भी है। वह चाहे हाथ की घड़ी, जैसे हाथ की घड़ी में जो हम पहनते हैं उस आगे भी क्या होता है, गोल होता है पहिए के आकार का। जैसी छोटी चीज़ के लिए, या रेलगाड़ी के पहिए भी कैसे होते हैं, बड़े होते हैं लेकिन गोल होते हैं। जैसी बड़ी चीज़ के लिए पहिए के आविष्कार ने जीवन को अनेक प्रकार से काफ़ी सुगम बना दिया है। उदाहरण के लिए पहिए के प्रयोग के पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाता था या किसी पशु की पीठ पर बैठकर। लेकिन अब वह ऐसी गाड़ी बना सकता है जिसे कोई पशु खींचता था और जिसमें एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते थे। जैसे हम बोल सकते हैं बैलगाड़ी में क्या होता है, पीछे बैठ सकते हैं और आगे बैल खींचता है। बात तक भी चलती आ रही थी, अब तो नहीं दिखती। पहले पहिए ने भारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता दी, जो पहले संभव नहीं था। इसके अलावा चाक के प्रयोग ने मिट्टी को बेहतर बनाने में योगदान दिया। प्रारंभिक गांव कैसे बसे, तो अब हम प्रारंभिक गांव पर बात करते हैं। मानव का जीवन स्थिर होने पर दूसरे कई परिवर्तन हुए। जब तक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ा, तब उन्हें पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों को बड़े समूहों में रहना पड़ता था। समूह के भीतर एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती थी। जब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे और अपने लिए अन्न पैदा करने लगे, तो उनके बड़े समूह ही कायम रहे, परंतु काम के लिहाज से उनकी पारिवारिक इकाइयां बन गई। एक गांव में कई परिवार बसते थे, इसलिए एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती रही। अब उन्होंने अपने लिए झोपड़ियां बनाई, जो चावल या गेहूं उगाने लगे और बकरियां, भेड़, ढोर तथा दूसरे पशु पालने लगे। ऐसे गांव सारे भारतवर्ष में पाए गए। पर नदियों की, ये देखो, ये दराती अपन हंसिया बोलते हैं इसको, इसकी भाषा में इसको बोलते हैं यहाँ पे हंसिया, जिससे फसल काटी जाती है। ये पहले कुल्हाड़ी थी जिसमें पत्थर को लगा के ऊपर से बांधा जाता था। ये सिलबट्टा ये ऐसी होती थी, ऊपर से इसको छेद करने के लिए यूज़ किया जाता था। नवपाषाण युग अथवा खाद्य उत्पादन की अवस्था ऐसा समय था जब मनुष्य के जीवन का ढंग पूरी तरह बदल गया। इसके पहले मनुष्य जानवरों का शिकार करता था और जंगली पौधों को जमा करता था। नए जीवन ढंग में उसने पशुओं को पालतू बनाना और पौधों की खेती करना शुरू कर दिया। उसने पहले शायद कुत्ते, बकरी और भेड़ को पालतू बनाया गया। पौधों ने गेहूँ और जौ पैदा किए जाने वाले सबसे पुराने अनाज थे। अब से क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे पहले क्या उगाया गया था, तो गेहूँ और जौ। और सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया था, तो कुत्ते को, बकरी और भेड़ को।
इसके लिए आदमी का कुछ निश्चित क्षेत्रों में बस जाना आवश्यक था। इससे गांवों और किसान समुदायों का विकास हुआ। आदमी को भूमि साफ करने के लिए और खेती के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए खास किस्म के औजारों की ज़रूरत पड़ी। उसे अपने अतिरिक्त अनाज को जमा रखने के लिए, तरल चीज़ों को रखने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ी। इन ज़रूरतों के लिए उसे मिट्टी के बर्तन बनाने पड़े। सबसे पुराने बर्तन टोकरियों में मिट्टी का लेप लगाकर बनाए गए थे। आगे चलकर टोकरियों के बिना ही बर्तन बनाए गए। सामने पृष्ठ पर खाद्य उत्पादक अवस्था के मानव के कुछ औजार और अन्य कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। ये चीज़ें भारत के विभिन्न स्थलों में मिली हैं। एक वजनदार डंडा जिसका इस्तेमाल ज़मीन खोदने के लिए होता था। ये जो फर्स्ट वाला डंडा दिख रहा है, ये वाला खोदने के लिए होता था। इस औजार में डंडे के ऊपरी हिस्से में एक गोलाकार पत्थर डाला जाता था और इसका दूसरा सिरा नुकीला होता था। नुकीले सिरे से ज़मीन में छेद बनाया जाता था जिसमें बीज बोया जाता था। ये इससे छेद करते थे और फिर बीज बोते थे। फसल काटने का हसिया, ये दराती जिसको हसिया बोलते हैं, ये दराती फसल काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। लकड़ी ने एक घुमावदार डंडे में पत्थर के छोटे छोटे धारदार चिप्पड़ लगाकर यह औजार बनाया जाता था। कुल्हाड़ी, इसका इस्तेमाल पेड़ों को काटने या छाँटने के लिए होता था। यह औजार कठोर पत्थर से बनाया जाता था। इसकी खिपच्चियाँ निकालकर और इसकी धार बनाकर इसे लकड़ी के एक डंडे में फंसाया जाता था। ये कुल्हाड़ी, इसी वाली कुल्हाड़ी। सील और बट्टा, जिसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता है। आजकल भी कहीं कहीं होता है, अब तो नहीं होता लेकिन कहीं कहीं दिखता है। इसका मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन एक कटोरे के पेंदी में चटाई के काम का चिन्ह दिखलाई देते हैं। ये सब चीज़ें हैं। घाटियों में और समतल मैदानों में जहाँ ज़मीन अधिक उपजाऊ होती थी और फसल उगाना आसान होता था, इनकी तादाद अधिक थी। पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसे गांवों में के अनेक अवशेषों को खोज निकाला है। इन स्थलों को देखकर हम बता सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह का जीवन बिताते थे। गांव छोटे थे और झोपड़ियां एक दूसरे से सटी रहती थीं। एक दूसरे से नज़दीक रहने से जंगली जानवरों से गांव की रक्षा करने में आसानी होती थी। झोपड़ियों के क्षेत्र को संभवतः मिट्टी की दीवार या कांटेदार झाड़ी की बाड़ से घेर दिया जाता था। खेत इस घेरे के बाहर होते थे, मतलब घर एक साथ होते थे और खेत थोड़ी दूर पर होते थे। आमतौर पर गांव खेतों की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंची भूमि पर बसा होता था। मतलब गांव क्या होता था, थोड़ा ऊपर होता था और खेत नीचे होते थे। और जो झोपड़ियाँ होती थी वो घास फूस के छप्परों से ढकी जाती थी और आमतौर पर एक एक कमरे की होती थी। बल्लियों की ठटरी बनाकर उस पर टहनियाँ और फूस बिछाई जाती थी। झोपड़ी में आग जलाकर उस पर खाना पकाया जाता था। रात के समय उसी आग के चारों ओर परिवार के लोग सोते थे। अब भोजन कच्चा नहीं पकाकर खाया जाता था। मांस को आग पर भुना जाता था। दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था और आटे की रोटी बनाई जाती थी। अतिरिक्त अनाज बड़े बड़े घरों या मर्तबानों में रखा जाता था। खाना पकाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ती थी। आरंभ में मिट्टी के बर्तन बनते थे, बाद में धातु के भी बनने लगे। शुरू में मिट्टी के बर्तन स्त्रियां बनाती थी। वे अपने हाथ में मिट्टी के गोल घड़ों, कटोरों और तश्तरियों में डाल देती थी। फिर उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। आगे चलकर सुखाए गए इन मिट्टी के बर्तनों को भट्टों या आवे में पकाया जाने लगा। तब ये बर्तन इतने सख्त और मजबूत हो जाते थे कि पानी में डालने पर भी नहीं गलते थे। और आगे चलकर चाक का इस्तेमाल होने लगा तो चाक पर अधिक तेज़ी से बर्तन बनने लगे। ये बर्तन उसी प्रकार बनते थे जैसे आजकल गाँवों में बनाए जाते हैं। ताम्रपाषाण युग के कुम्हार कभी कभी अपने बर्तनों पर सुंदर रूपांकन भी करते हैं। हम जो देखते हैं ना, मिट्टी के बर्तन पर अलग अलग अलंकृत नक्काशी की जाती है, डिज़ाइनें बनाई जाती है। वो वस्त्र और आभूषण, ताम्रपाषाण युग के मानव आभूषण और सजावट के शौकीन थे। अब मनुष्य को जंगली जानवरों को और ख़राब मौसम के खिलाफ कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था, इसलिए आनंद मनाने और अपनी स्त्रियों के लिए आभूषण बनाने के लिए उनके पास समय था। स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाए रहती थी। अब कपड़े केवल पशुओं की खाल
पेड़ों की छाल और पत्तों के नहीं होते थे। मनुष्य ने कपास के पौधे की रुई से सूत काटने और कपड़ा बुनने की विधि खोज ली थी। अवकाश का समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता था। और वहाँ का समाज कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। जब लोग खाना बदोशी का जीवन छोड़कर गाँव में रहने लगे तब वे मनमानी नहीं कर सकते थे। उनके लिए आचरण के नियम बनाना आवश्यक हो गया। दूसरे परिवारों और दूसरे समूहों के साथ रहने के लिए यह जरूरी था कि गांव में कोई कानून और व्यवस्था हो। सर्वप्रथम यही निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम हो। कुछ आदमी खेतों में काम करने जाते जबकि कुछ पशुओं की देखभाल करते या झोपड़ियां बनाते या औजार तथा हथियार बनाते। पुरुषों के साथ स्त्रियां भी खेतों में काम करती थी और पशुओं की देखभाल करती थी। कुछ स्त्रियां सूत काटती और कपड़ा बुनती थीं। कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती थीं। स्त्रियां बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी। केवल पुरुष ही चाक के बर्तन बनाते थे। स्त्रियां नहीं बना सकती थीं, केवल पुरुष ही बनाते थे चाक के। लेकिन स्त्रियां बर्तन बनाती थीं पर चाक के नहीं बनाती थीं। कौन क्या काम करे इसका निर्णय सारा गांव मिलकर करता था। फिर भी गांव में एक ऐसे नेता या मुखिया की आवश्यकता थी जो आदेश दे सके। गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही देखिए, गांव में खेती होने लगी, मिट्टी के बर्तन बनने लगे, घर बनने लगे, तो अब इन गांव वालों को एक नेता की भी ज़रूरत पड़ी, मतलब मुखिया की, जो आदेश दे सके। गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्रायः मुखिया होता था और उसे ही सबसे अधिक बुद्धिमान भी समझा जाता था। मतलब जो आदमी सबसे बूढ़ा है, वृद्ध है, तो उसी को बुद्धिमान समझा जाता था। अब धर्म, वहाँ का धर्म कैसा था? तो जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जो मनुष्य के लिए पहली बने हुए थे। हर रोज़ सुबह क्यों निकलता है और शाम क्यों डूब जाता है। नींद व स्वप्न, जन्म, विकास और मृत्यु मनुष्य की समझ से बाहर थे। क्या कारण है कि हर साल वही ऋतुएं बराबर आ जाती हैं? मनुष्य के बाद मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य मृत्यु से डरते थे, वे बिजली की कड़कड़ाहट और भूकंप से भी डरते थे क्योंकि वे इनका कारण नहीं जानते थे। कुछ लोगों ने इन सवालों के बारे में दूसरों की अपेक्षा अधिक सोचा और उनके उत्तर सुझाए। आकाश का एक देवता है जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता है। धरती की कल्पना पर एक ऐसी माँ के रूप में की गई है जो फसलों और पौधों को अपने बच्चों का पालन करती है। फसलों और पौधों से अपने बच्चों का पालन करती है। और यदि हर सुबह सूर्योदय होता रहे और धरती फसल पैदा करती रहे तो आकाश के देवता और धरती माता को बलि देकर स्तुति ज्ञान से संतुष्ट करना जरूरी था। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थीं और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। इस प्रकार कुछ व्यक्ति चमत्कारी हो गए और दावा करने लगे कि वे मौसम पर काबू पा सकते हैं, बीमारी अच्छी कर सकते हैं और नुकसान से लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बाद में पुरोहितों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो समूचे समाज की ओर से यज्ञ करता था और मंत्रों का ज्ञान करता था। मनुष्य एक ऐसे अन्य लोक की यात्रा समझी जाती थी जहाँ से कभी कोई वापस नहीं लौटता। इसलिए जब किसी पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती थी तो कब्र या समाधि बनाकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। जब कोई बच्चा मर जाता तो उसे शव को एक बड़े घड़े में रखकर गाड़ दिया जाता था। कभी कभी समाधि स्थल को बड़ी बड़ी प्रस्तर शिलाओं से घेर भी दिया जाता था। शव के साथ बर्तन, मनके तथा अन्य ऐसी चीज़ें भी समाधि में रख दी जाती थीं जिन्हें ग्रामवासी मरे हुए मनुष्य के लिए उसकी यात्रा में ज़रूरी समझते थे। मनुष्य की संस्कृति, रहन सहन का ढंग या व्यवहार का तरीका उस आदिम व्यवस्था से काफ़ी आगे बढ़ गया था जब मनुष्य खाना बदोश था और हर रोज़ भोजन जुटाता था। अब उसके पास रहने के लिए स्थायी जगह थी। वह अपने गांव में काफ़ी सुरक्षित था। वह अपनी जीवन पद्धति में सुधार कर रहा था और चीज़ें बनाने के नए तरीके खोज रहा था, ऐसे तरीके जो उसके जीवन को अधिक सुखमय और सुगम बना रहे थे। परंतु अभी भी उसके जीवन में एक चीज़ का अभाव था जिसके कारण वह तेज़ी से उन्नति करने में असमर्थ था। वह लिखना नहीं जानता था। वह अपने बच्चों को यह तो सिखा सकता था कि कैसे फसलें उगाई जाए, पशु कैसे पाले जाएं और बर्तन कैसे बनाए जाएं,
परंतु वह अपने ज्ञान को लिख नहीं सकता था। उसे लिखने का ज्ञान आगे जाकर तब हुआ जब नगरों का जन्म हुआ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं वो आप लोग करके बताना। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चंस पूछ लेना। अतीत के बारे में तुम क्या जानते हो, बताओ कि अतीत के अध्ययन के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें इसी पार्ट में मिल जाएगा। आप अच्छे से सुनना, आप अच्छे से पढ़ना, फिर इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मुझे दे देना। ये क्वेश्चंस हैं टोटल 15 क्वेश्चंस के ही आप मुझे जवाब देना कमेंट बॉक्स में। जो नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।